नमस्कार। बैसिडियोमाइकोटिना सब डिवीज़न के टीलियोमाइसिटीज क्लास और यूरिडिनेल्स ऑर्डर के अंतर्गत हम पक्सीनिएसी की स्टडी करेंगे। तो आते हैं हम पक्सीनिएसी फैमिली में पक्सीनिया। यूरिडिनेल्स ऑर्डर के अंतर्गत लगभग 128 जीनस हैं, जिसकी 4600 जातियां हैं और ज़्यादातर सभी जातियां जो फंगस है, ज़्यादातर सभी ऑब्लिगेट इंटरनल पैरासाइट है। तो स्कूल के सदस्य जो हैं पक्सीनिएसी फैमिली के अंतर्गत रखे गए हैं पक्सीनिया को। तो इस स्कूल के सदस्यों में टेल्यूटो बीजाणु जो हैं, टेल्यूटोस्पोर स्वतंत्र और स्टॉक्ड होते हैं और इनके अंकुरण से बैसिडियम, सेप्टेट बैसिडियम का निर्माण होता है। इस पक्सीनिएसी फैमिली के अंदर लगभग 1800 जातियां हैं और विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं। भारतवर्ष में लगभग इसकी 147 जातियां पाई जाती हैं, जो कि मुख्य रूप से सीरियल्स को, मतलब धान्य फसलों को, जैसे गेहूं, ज्वार, जौ, मक्का, जई आदि में रस्ट डिसीज़ फैलाती हैं और इस पक्सीनिया को हम रस्ट के नाम से भी जानते हैं। यह रोग भारत में विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे रतवा, घेरीर, तोम्बोर, गेरुआ आदि नामों से जाना जाता है। और पक्सीनिया की सभी जातियां इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट होती हैं। इसके केवल बीजाणु ही परपोषी की सतह पर हमको दिखाई देते हैं और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट, इनको हम संवर्धन माध्यम में नहीं उगाया जा सकता, लेकिन पीजी विलियम्स और हीफर आदि साइंटिस्टों ने पक्सीनिया की अनेक जातियां, जैसे पक्सीनिया कोरोनाटा, पक्सीनिया हॉर्डाई, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा आदि जातियों को पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, जो कि गेहूं में बहुत भयंकर रूप से रोग फैलाती है और गेहूं की फसल को लगभग नष्ट कर देती है, ये पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई इनको कृत्रिम माध्यम में उगाने में सफलता प्राप्त की है। पक्सीनिया की कुछ जातियां, जैसे पक्सीनिया एस्पेरेगाई, बटलेराई, मैंथाई, पेल्वेरुलेंटा आदि अपना जीवन चक्र एक ही होस्ट पे पूरा कर लेती हैं। ऐसी जातियों को हम कहते हैं ऑटोइशियस, जो एक ही होस्ट पर अपना जीवन पूरा कर लेती हैं। लेकिन कुछ जातियां, बाकी अन्य जातियां जो हैं पक्सीनिया की, वो अपना जीवन चक्र दो होस्ट पे पूरा करती हैं। तो जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं दो होस्ट पर पूरी होती हैं। ऐसी जातियों को हम कहते हैं हेटेरोशियस जातियां कहलाती हैं ये। और भारत में जो कीट रोग है वो 1827, 1839, 1947 में भयंकर रूप से फैला था, जिसके कारण से धान्य फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। अभी भी भारत में लगभग 10 करोड़ रुपए मूल्य की फसल कीट रोगों से नष्ट हो जाती है, लेकिन अब तो काफ़ी डिसीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप हो गई है गेहूं की, तो काफ़ी नुकसान कम हुआ है। लेकिन अभी भी कहीं कहीं अभी भी रस्ट गेहूं पर लग जाती है, ये पक्सीनिया ग्रामिनिस अभी भी नुकसान पहुंचाती है। हमारे देश में जो फसल को मुख्य रूप से पक्सीनिया की जो जातियां हैं, ये 3 जातियां हैं जो मुख्य रूप से फसल को नुकसान पहुंचाती है। ब्लैक रस्ट कहते हैं, येलो रस्ट कहते हैं और ब्राउन रस्ट कहते हैं। तो जो ब्लैक रस्ट है वो पक्सीनिया ग्रामिनिस, ये इसको स्टेम रस्ट के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप स्टेम्स को इन्फेक्ट करते हुए स्टेम को इन्फेक्ट करती है मुख्य रूप से। और ये जो दूसरी जाति है जिसको येलो रस्ट कहते हैं या स्टाइप रस्ट भी कहते हैं इसको, ये है पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। और तीसरी है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। ये रिकॉन्डिटा जो है, ये पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, ये जो है ये इसको लीफ रस्ट या ब्राउन रस्ट के नाम से जाना जाता है। पक्सीनिया ग्रामिनीस का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि गेहूं में मुख्य रूप से
ये डिसीज़ फैलाती हैं। तो पक्सिनिया ग्रैमिनीज गेहूँ और धान्य की फसलों में ब्लैक रस्ट डिसीज़ का मुख्य कारक है और यह रोग काली गेरुआई या तने का कीट रोग भी कहलाता है। 1738 तक इस रोग के कारक को इंसेक्ट ही समझा जाता था और रोम में इसकी पूजा की जाती थी, परंतु परसुन ने सबसे पहले इस रोग के फंजाई की खोज की। उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये जो गेरुआ रोग है ये फंजाई के कारण हो रहा है, जो कि एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है और हिटेरोशियस फंजाई है। इसके जीवन चक्र में दो प्रावस्थाएं डाइकैरियन फेज और हैप्लोफेज पाई जाती हैं और डाइकैरियन फेज जो है वो ट्रिटिकम एस्टिवम में पाई जाती है और जो कि इस फंगाई का प्राइमरी होस्ट है और दूसरी जो हैप्लोफेज है मतलब अगुणित अवस्था है वो बारबेरिस वल्गैरिस में पूरी होती है। ये कवक का वैकल्पिक अल्टरनेट होस्ट कहलाता है। पक्सिनिया ग्रैमिनीज वैकल्पिक परपोषी की अनुपस्थिति में भी जीवित रहता है, परंतु इसका जीवन चक्र केवल इन दो परपोषियों की उपस्थिति में ही पूर्ण होता है। यदि बाय चांस किसी कारण से यदि अल्टरनेट होस्ट नहीं मिलता है तो ये बीजाणु जो बेसिडियो बीजाणु बारबेरीज लीफ पर इन्फेक्ट करते हैं। ये बेसिडियो बीजाणु एज इट इज़ ही पड़े रहते हैं, डोरमेंट स्थिति में पड़े रहते हैं और जैसे ही इनको होस्ट मिलता है तब ये पुनः इन्फेक्ट करते हैं। तो इनके अंदर पक्सिनिया में ये एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। इस तरह की जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं इनमें फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन यानी कि जो रोग है वो किसी एक प्रजाति को ही इन्फेक्ट करेंगे, यदि कोई दूसरा होस्ट मिलता है तो उसको ये इन्फेक्ट नहीं करेंगे, उससे अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो पक्सिनिया ग्रैमिनीज की अनेक फिजियोलॉजिकल रेसेस हैं। ये सभी प्रजातियां अपने परपोषी के प्रति एक फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन प्रदर्शित करती है। जैसे पक्सिनिया ग्रैमिनीज पोएसी कुल के अनेक सदस्य जैसे गेहूं, जौ, जई आदि में कीट रोग करती है, परंतु इसके गेहूं को संक्रमित करने वाली जो स्ट्रेन है वो जौ और जई को प्रभावित नहीं करेगी। तो इसका कारण प्रत्येक प्रभेद में परपोषी के प्रति कुछ मेटाबॉलिक विशिष्टताएं होती हैं और इस परिघटना जिसमें एक विशिष्ट परपोषी एक विशिष्ट रोग कारक मतलब एक स्पेसिफिक जो फंगस है स्पेसिफिक वो ही एक स्पेसिफिक पैथोजन द्वारा ही संक्रमित होता, मतलब एक होस्ट जो है वो किसी एक स्पेशल या स्पेसिफिक पैथोजन के द्वारा ही संक्रमित होगा। इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। पक्सिनिया एक कंपोजिट स्पीसीज है और इसमें पैथोजेनिसिटी यूरिडो बीजाणु के अमाप और उसके कल्चर वेरिएबिलिटी के आधार पर इसको हमने 6 स्ट्रेन में विभक्त किया है और ये जो 6 स्ट्रेन मतलब इनको जो हमने इनकी पैथोजेनिसिटी जो फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन है उसको हमने 6 उसमें स्ट्रेन में विभक्त किया है। तो पक्सिनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिसाई की जो अब तक लगभग 300 जातियों का पता लग चुका है और ये परपोषी की अलग अलग वैरायटी को संक्रमित करती है। भारत में पक्सिनिया ग्रैमिनीज से उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में गेहूं की फसलें बहुत अधिक प्रभावित होती है। उत्तरी भारत में कीट रोग जो है ये पक्सिनिया का जो इन्फेक्शन है वो मार्च में दिखाई देता है और इस क्षेत्र में इस समय तक फसल लगभग तैयार हो चुकी होती है और अतः रोग जो है वो ईल्ड को अधिक प्रभावित जिसके कारण से क्या होगा कि ईल्ड पे अधिक प्रभाव नहीं होता है। इसके विपरीत दक्षिण भारत में ये रोग जो है नवंबर में ही उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि परपोषी में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाए, होस्ट जो है मतलब गेहूं जो है उसके ऊपर
फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाने से जो यील्ड है वो काफ़ी प्रभावित होती है, काफ़ी कम हो जाती है। ये पक्सिनिया की जो विभिन्न जातियाँ हैं, जो 6 स्ट्रेन हैं, जो पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई जो व्हीट को इन्फेक्ट करती है, जिसका होस्ट व्हीट है। पक्सिनिया ग्रामिनीस सिकेलिस जो राई को प्रभावित करती है। पक्सिनिया ग्रामिनीस एविनी जो जई को प्रभावित करती है। पक्सिनिया ग्रामिनीस फ्लेई प्रेटेंसी जो फेस्टुका को प्रभावित करती है। पक्सिनिया ग्रामिनीस एग्रोस्टिस जो एग्रोस्टिस को प्रभावित करती है। पक्सिनिया ग्रामिनीस पोई जो पोआ को प्रभावित करती है। तो ये 6 स्ट्रेन आइडेंटिफाई किए गए हैं जो विभिन्न जातियों को विभिन्न होस्ट को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आते हैं हम कि इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, माइसीलियम का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। तो पक्सिनिया ग्रामिनीस के जीवन काल में 2 प्रकार के माइसीलियम, डाइकैरियोटिक और मोनोकैरियोटिक माइसीलियम पाए जाते हैं। जैसा कि हम बेसिडियोमाइकोटिना के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हम देख चुके हैं कि 2 तरह के माइसीलियम पाए जाते हैं, मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक माइसीलियम। और दोनों प्रकार के माइसीलियम इंटरसेलुलर होते हैं, सेप्टेड होते हैं और शाखित होते हैं। प्रत्येक सेप्टा में यहाँ पर जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जो रस्ट हैं इनके अंदर जो सेप्टा है वो सिंपल पोर पाए जाते हैं इनके अंदर, और अन्य में सिर्फ रस्ट में ही सिंपल पोर पाए जाते हैं, बाकी दूसरों में डोलोपोर पाया जाता है। तो यहाँ पर सिंपल पोर पाया जाता है जिसके द्वारा संलग्न कोशिकाओं के बीच जीवद्रव्यीय संपर्क रहता है। मतलब एक कोशिका का जीवद्रव्य दूसरे कोशिका से संपर्क में रहता है। और कवक की जो सेल वॉल है वो काइटिन और ग्लूकॉन से निर्मित होती है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक डाइकैरियन होता है। यह जो माइसीलियम के प्राइमरी होस्ट अर्थात गेहूं में पाया जाता है, और इसके विपरीत मोनोकैरियोटिक जो माइसीलियम है उसकी प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, एक न्यूक्लियस होता है, और ये कवक का जो अल्टरनेट होस्ट होता है बारबेरी उसमें पाया जाता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो पक्सिनिया है ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे पूरा करता है, एक गेहूं और दूसरा बारबेरीज। तो गेहूं पर जो माइसीलियम पाया जा रहा है वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है, और बारबेरीज पर जो माइसीलियम पाया जाता है वो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होता है। कवक तंतु की प्रत्येक कोशिका में कणिकामय साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसके अतिरिक्त वैक्यूल्स, ग्लाइकोजन बॉडीज, ऑयल ग्लोब्यूल्स और पाए जाते हैं। और पक्सिनिया एक हेटेरोट्रोपिक फंगस है, मतलब अपना जीवन 2 होस्ट पे पूरा करता है। ये होस्ट के जो सजीव प्रोटोप्लास्ट है, होस्ट का जो प्रोटोप्लास्ट है उससे होस्टोरिया के द्वारा न्यूट्रिशन को अवशोषित करता है, और इस तरह से ये होस्ट को प्रभावित करता है। इसके बाद इसकी लाइफ साइकिल किस प्रकार से होती है, पूरी जो पांच स्टेज है बीजाणुओं की वो किस तरह से पूरी होती है, और किस तरह से एक के बाद एक बीजाणु बनते हैं वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। धन्यवाद।